लेते रहेंगे। और इसी बीच नीट पेपर लीक परीक्षा मामले के तार अब झालावाड़ से जुड़ते नजर आ रहे हैं और इसे लेकर के बड़ी जानकारी ये कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से इसके सीधे तौर पर तार जुड़े हैं। गत दिनों इसी मामले को लेकर दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने गुपचुप तरीके से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई बिहार, गुजरात से राजस्थान तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मामले के तार अब झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। गत दिनों दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों को अपनी हिरासत में लिया है। तो वहीं बाद में पूछताछ के बाद करीब 8 जो छात्र थे उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 2 छात्र ऐसे हैं जिनकी अभी भी पूछताछ चल रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के जिन 10 छात्रों को हिरासत में लिया है उनमें कुछ छात्राएं भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन छात्र छात्राओं पर भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने का आरोप है। वहीं ये सारा घटनाक्रम सामने आने के बाद झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाहिए, जो संबंधित जानकारी इस कार्यालय द्वारा संदिग्ध हैं। इसमें परीक्षा में जो धांधली हुई है, डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे जाने संबंधी पुलिस को संदेह के घेरे में, ये पुलिस के संदेह के घेरे में थे। दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां उन्होंने यहां के कुछ छात्र और छात्राओं से इस मामले में पूछताछ भी की। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 8 छात्रों को और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम 2 छात्रों को अपने साथ लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में डमी कैंडिडेट्स के रूप में परीक्षा देने के संबंध में जांच एजेंसियां झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से जांच पड़ताल कर रही हैं। सारे मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है और घटनाक्रम को लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अभी इस मामले में कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनकी राडार पर कई अन्य छात्र भी हो सकते हैं। छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह का प्रकरण हुआ है, क्या मामला है। छात्र जो है वो डरे हुए हैं, बताने से खतरा भी रहे और पुलिस की जांच में आगे अगर छात्र इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी कार्रवाई करेगा इसमें? निश्चित रूप से नियमों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अवगत करा के इस बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक ये सभी छात्र छात्राएं 2019 से लेकर 2022 के बीच के छात्र और छात्राएं हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ छात्राएं भी शामिल हो सकती है, जिन्होंने भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में इस घोटाले में शामिल हुई थी। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कई छात्र हैं, तो वहीं झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच में जुटा हुआ है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। तो चलिए अब बात करेंगे नए जिलों की, क्योंकि सवाल ये कि क्या खत्म हो जाएंगे नए जिले, क्योंकि भजनलाल सरकार की ओर से नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस आशंकित है कि सरकार कांग्रेस के प्रभाव वाले जिलों को खत्म कर सकती है। सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं कि जो शहर कस्बे जिला बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे, उनसे जिले का तमगा छीना जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र से पहले ही गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 संभागों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का तर्क है कि कांग्रेस राज में अपने चहेतों को खुश करने के लिए गहलोत ने आनन फानन में जिले बना दिए थे। जिले बने कई शहर कस्बे जिला मुख्यालय बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है और जनता को इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। अनेक जिले ऐसे बना दिए जिसका जनता खुद ऐतराज करती है। इवन मेरे कांग्रेस के साथी भी ऐतराज करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है
कि कोई भी जिले बने, ग्राम पंचायत बने, निगम बने, वो जन उपयोगी हो, जनहितार्थ हो। और जन उपयोगी नहीं हो, अनाप शनाप खर्चा बढ़ जावे, प्रशासनिक तंत्र इतना बनाना पड़े कि उसकी पूर्ति नहीं की जावे, तो उसको उपयोगी नहीं कहा जा सकता। गहलोत के तत्कालीन सलाहकार बाबूलाल नागर की जिद की वजह से दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना था, जिसमें सिर्फ 3 तहसीलें और 1 विधानसभा है। कमोबेश ऐसे ही हाल केकड़ी के हैं, तो सांचौर का एरिया भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। गंगापुर सिटी के कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने तो चेतावनी तक दे डाली है कि अगर गंगापुर सिटी से जिले का दर्जा छीनने की कोई भी कोशिश हुई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ कि गंगापुर ने बहुत झंझट झेले हैं, दुख झेले हैं, और गंगापुर के नागरिक किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गंगापुर जिले की समीक्षा हो। गंगापुर पूरे मापदंड तय करता है, प्रस्ताव पास हुआ है, सरकार ने जिला बनाया है। अगर गंगापुर जिले से कोई छेड़छाड़ की, कमेटी हो या सरकार हो, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इधर बीजेपी के नेता अपने जिलों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। भरतपुर से अलग कर बनाए गए डीग जिले में गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम की विधानसभा सीट नगर भी आती है। अब गृह राज्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि डीग जिले का अस्तित्व बरकरार रहेगा। बेगम तो डीग के क्षेत्रफल को और बढ़ाने तक की बात कर रहे हैं। और लोगों ने लिया डीग जिला वाजिब बना है और डीग जिला रहेगा निश्चित रूप से। उसकी सीमाओं में और लोगों को जोड़ा जाना निश्चित रूप से जरूरी है। जो इच्छा अपनी इच्छा से कहेंगे कि हमको डीग जिले में रखा जाए, उनको रखा जाएगा। और कुछ लोग ऐसे जोड़ दिए थे कि उनको डीग में जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उनको उनके नज़दीकी जहाँ सहूलियत होगी वहाँ जोड़ने की बात करेंगे। हम कमेटी के सामने अपना पक्ष भी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी इसमें सकारात्मक रूप से सभी पहलुओं का समीक्षा करेगी। और समीक्षा के उपरांत ये पाया जाएगा कि अनेक जिले जन उपयोगी नहीं है, अनेक अनावश्यक रूप से वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, प्रशासनिक भार बढ़ा रहे हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। बहरहाल जिलों को लेकर विधानसभा सत्र में हंगामा होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को मुखर होकर उठाने की तैयारी में है। आखिर बरसों के संघर्ष के बाद जिले का मिला तमगा कहीं लापरवाही में हाथ से ना निकल जाए, इसलिए विपक्ष चौकन्ना नजर आ रहा है। सब कमेटी के सामने अपने जिले को बचाने की मजबूत पैरवी करने की भी विपक्ष की पूरी तैयारी है। कांग्रेस जानती है कि अगर थोड़ी भी ढिलाई हो गई तो अनुपयोगी और वित्तीय और प्रशासनिक भार कम करने के बहाने सरकार उन शहरों कस्बों से जिले का दर्जा छीन भी सकती है जो सरकार की निगाह में गैर जरूरी है और जहां बीजेपी को सियासी फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। तो वहीं एसएमएस अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल है, लेकिन यहां पर क्यू मैनेजमेंट अपने आप में बड़ी समस्या है। क्यू मैनेजमेंट के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी दिल्ली एम्स भी गए, लेकिन अब तक क्यू मैनेजमेंट का फॉर्मूला यहां पर लागू नहीं किया जा सका है। करीब 20 दिन हो चुके हैं जब क्यू मैनेजमेंट का सबक सीखकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी दिल्ली एम्स से वापस लौटे, लेकिन अब तक उस फॉर्मूले को एसएमएस अस्पताल में लागू नहीं किया जा सका है। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल, जहां हर रोज 10,000 मरीज ओपीडी में आते हैं, रोजाना करीब 1500 मरीज भर्ती होते हैं, लेकिन भीड़ का आलम यह है कि कई घंटे मरीज कतार में खड़े रहते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी दिल्ली एम्स से क्यू मैनेजमेंट का फॉर्मूला सीख कर भी आ चुके हैं, लेकिन हालात अब भी डराने वाले हैं। ओपीडी में हम इनफ्लो तो पेशेंट का कम नहीं कर सकते, मरीज तो लोग सब लोग दिखाने आएंगे। तो मैडम ईसीएस ने और मंत्री जी ने दोनों का बहुत हमारे ऊपर आग्रह था कि वहाँ पर एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो। तो उनके निर्देश के अनुसार वहाँ एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया जाए। और इसके साथ साथ हमने काउंटर्स भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हर ओपीडी में, कि जिससे कि मरीज को दिखाने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स होंगे तो वो जल्दी से मतलब उसका पेशेंट को का समय कम है। प्रबंधन मानता है कि एसएमएस अस्पताल में इस क्यू मैनेजमेंट को लागू कराना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ओपीडी में मरीजों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था ही नहीं है। एसएमएस की ओपीडी पूरी तरह से एयर कंडीशन नहीं है, जिसके कारण मरीज परेशान होते रहते हैं।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मरीजों की दिक्कतें कम करने के लिए काउंटर्स बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आईपीडी में और एक ओपीडी में प्रॉब्लम है, तो आईपीडी में हम का ये प्रयास है कि हम हर डिपार्टमेंट को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसके लिए वेटिंग लिस्ट कम से कम लेके आइए, उनको मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो ओटीज़ की जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टिगेशंस की, उनकी तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अस्पताल में मरीजों की भीड़ को कैसे कम किया जाए, ये प्रबंधन को सोचना होगा। इतना ही नहीं, इस बीच जो बुनियादी सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए उन पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन यह हैरानी की बात है कि जिस क्यू मैनेजमेंट को सीखने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग दिल्ली एम्स गया, उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले राज्य कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% तक बढ़ाया गया है। वित्त विभाग की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक महंगाई भत्ता 230% से बढ़कर 239% करने का ऐलान किया गया। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी सेवक सामान्य भविष्य निधि नियम 2021 के प्रावधानों के मुताबिक जीपीएफ खातों में जमा की जाएगी। इसके साथ ही नकद भुगतान 1 मार्च से स्वीकार्य होगा, यानी कि मार्च 2024 माह का वेतन 1 अप्रैल 2024 को देय होगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। इससे 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिला था। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का रास्ता भी साफ हो गया था। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों का 9% डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसका लाभ 5वें और 6ठे वेतनमान से जुड़े करीब 8,500 कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसका लाभ प्रदेश के करीब 8 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को मिला था। नए आदेश के बाद में पेंशनर्स को भी लाभ देने की जो बात है इसमें कही गई है। इसमें 9 से लेकर के 16% तक लाभ जो है डीए के अंदर पेंशनर्स को भी मिलेगा। फिलहाल नए आदेश के बाद में अगर देखा जाए तो बजट सत्र से पहले ये एक बड़ा आदेश है, जिससे राज्य कर्मचारियों में जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है उनके अंदर काफी खुशी का माहौल है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं टोंक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले तैयारियां की जा रही हैं। कृषि मंडी में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 65 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली किस्त वितरण करेंगे। 30 जून को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंडी के पास ही खेल स्टेडियम में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपैड और सभा स्थल के बीच में चंद कदमों की दूरी है। मुख्यमंत्री का यहां पर संबोधन होगा। सीएम के कार्यक्रम से पहले जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं। जिला कलेक्टर और एसडीएम ने आकर के व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इससे पहले मंत्री गौतम दक भी यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 जून को टोंक आएंगे और टोंक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 65 लाख किसानों को पहली किस्त यहां से दी जाएगी और मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर के आप देख सकते हैं खेल स्टेडियम में हेलीपैड बनाया जा रहा है और ये खेल स्टेडियम में हेलीपैड के ठीक पास में जो कृषि मंडी है, कृषि मंडी और कृषि मंडी के ठीक पास में ये स्टेडियम, दोनों के बीच में कुछ दीवारें थी, उन दीवारों को तोड़ करके कृषि मंडी में जो सभा होगी वहां और ये स्टेडियम में पीडब्ल्यूडी जो है वो इसके हेलीपैड बनाने का काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। 30 जून को करीब 11 से 12 बजे मुख्यमंत्री यहाँ उतरेंगे और उसके बाद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें 65 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 1000 रुपए किसानों के खाते में सीधी डाली जाएगी। उसको लेकर
जिला प्रशासन और बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी है वो तैयारियों में जुटे हुए। जिला प्रशासन है वो हेलीपैड बनाने से लेकर के सभा स्थल पर किस तरह का पंडाल रहेगा, किस तरह का मंच बनेगा, वो सारी तैयारियां कर रहा है। और वहीं बीजेपी के नेताओं का लगातार दौरे हैं वो हो रहे हैं। मंत्री गौतम कुमार दक एक दिन पहले यहां आकर के गए और बीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद उनको दिशा निर्देश दिए कि किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। जिलाध्यक्ष अजीत मेहता है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 30 जून को मुख्यमंत्री का यहां टोंक में कार्यक्रम होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।